प्यारे बच्चों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हम लोग रासायनिक बलगतिकी पढ़े थे। तो इसके अंतर्गत हमने अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की आर्द्रता तथा अभिक्रिया की कोटि के बारे में लिखे। तो इसके बाद अगर हमारा हेडिंग है आभासी एका अणुक अभिक्रिया। तो हमने अभिक्रिया की कोटि देखा था। तो अभिक्रिया की कोटि के अंतर्गत ही आते हैं आपके आभासी एका अणुक अभिक्रिया। इससे हमने देखा था कि कोटि अगर हम कोई अभिकारक पदार्थ लेते हैं तो इससे हमने CH3COO, C2H5 इसकी अभिक्रिया हमने जल से करा दिया। तो जल से कराने के पश्चात हमको CH3COOH प्लस हमको C2H5OH। तो ये आपका जो है आपका एथिल एसीटेट और दूसरा हमारा है जल। अब देखिए जो एथिल एसीटेट है ये अभी आपका अभिकारक अणु है और जो जल है ये अभी आपका एक अभिकारक है। और हमको मिला है एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। तो ये आपका एसिटिक अम्ल और एल्कोहल तो जो हमको यह प्राप्त हुए आपके उत्पाद के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो अगर हमने एथिल एसीटेट का जल अपग्रेड कराएंगे तो देख रहे हैं जो एथिल एसीटेट है सिर्फ इसी के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात एक अणु के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो कहा जाता है वह अभिक्रिया जिसकी आयुक्ता 2 हो या 2 से अधिक हो। तो देख रहे हैं इसकी आयुक्ता 2 है, एक तो एथिल एसीटेट है और दूसरा आपका H2 है। तो हम देख रहे हैं जो जिसके सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है सिर्फ एथिल एसीटेट की सांद्रता में ही परिवर्तन हो रहा है, जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके बाद हमारा उत्पाद जो बना है एसिटिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त हुए। तो हम देख रहे हैं कि इसी के सांद्रता में परिवर्तन होता है, अर्थात एक अणु के सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसे आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। अगर यही 2 अणु के सांद्रता में परिवर्तन हो, जैसे CH3COO C2H5, हमने पुनः एथिल एसीटेट लिया है और इसकी अभिक्रिया हमने CNaOH से क्षार के साथ करा दी। अब पुनः ये आपका एथिल एसीटेट है और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार। अब देखिए अगर इसका हमने क्षार के साथ अभिक्रिया कराए तो हमारा बनता है CH3COO Na प्लस C2H5OH। अब हम देखते हैं जो एथिल एसीटेट है इसके भी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और जो NaOH लिए हैं इसके भी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो कहा जाता है आभासी द्विअणुक अभिक्रिया कहलाता है। अभी हमने देखा है आभासी एका अणु था, ये आपके द्विअणुक है। अगर एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो आभासी एका अणु, अगर दोनों अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है तो आभासी द्विअणुक अभिक्रिया कहलाता है। तो कहा जाता है आभासी एका अणु के लिए वह अभिक्रिया जिसकी आयुक्ता 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोटि क्या हो, 1 हो, आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद आपका है आभासी द्विअणुक अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसकी आयुक्ता 2 या 2 से अधिक हो परंतु उसमें क्या 2 अभिकारक अणु की सांद्रता में सिर्फ परिवर्तन हो। अब देखिए यहाँ अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं परंतु देखिए इसके दोनों सिर्फ 2 ही अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात आभासी द्विअणुक या आभासी एका अणु। अगला हमारा हेडिंग है कोटि के प्रकार। कोटि के प्रकार अभी हमने इससे पहले कोटि के बारे में पढ़े थे। तो कोटि में देखा था अगर अभिकारक पदार्थ ले रहे हैं जितने अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अगर कोटि की बात करें तो कोटि आपके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हमारा आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया मतलब कि अगर हम कोई अभिकारक पदार्थ ले रहे हैं, अगर
जो अभिकारक पदार्थ ले रहे हैं उसमें से किसी भी अभिकारक पदार्थ के सांद्रता में परिवर्तन न हो। जैसे अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन ले लिए हैं और हमने क्लोरीन ले लिए हैं। अब देखें यह भी गैसीय अवस्था के रूप में है और यह भी आपकी गैसीय अवस्था के रूप में है। अब हमने दोनों का अभिक्रिया कराए तो हमको मिला 2HCl। तो अब देखिए जो हाइड्रोजन गैस है यह भी आपके अभिकारक के रूप में है, यह भी आपका अभिकारक है और यह भी आपका अभिकारक है। परंतु हम देख रहे हैं दोनों आपकी गैसीय अवस्था में है, अर्थात गैसीय अवस्था में जब दोनों अभिकारक अणु हैं तो इनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। तो किसी अभिकारक अणु की सांद्रता में जब परिवर्तन नहीं होता है तो ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और दूसरा हमारा होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कहा जाता है अगर हम कोई अभिकारक पदार्थ ले रहे हैं, जैसे इससे पहले हमने लिया था एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट लिए थे CH3COO C2H5 प्लस इसकी अभिक्रिया हमने जल के साथ कराए थे। तो हमको मिला था CH3COOH प्लस C2H5OH C2H5OH। तो हमने एथिल एसीटेट का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। तो आपको हम पहले ही बताए थे जो जल होता है इसके सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। अब परिवर्तन होगा तो जो एथिल एसीटेट है इसके सांद्रता में परिवर्तन होगा और ये आपका एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का निर्माण करें। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो अभिकारक अणु हैं, एक तो एथिल एसीटेट है और दूसरा आपका जल है। तो देख रहे हैं सिर्फ एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात एक अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद आपका है अगला द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने अगर एथिल एसीटेट लिए हैं इसकी अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करा दी, जैसे CH3COO C2H5 प्लस कोई भी क्षार ले लें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह एक अभिकारक अणु है और यह एक अभिकारक अणु है, इसकी अभिक्रिया कराएं तो हमको CH3COOK प्लस C2H5OH। अब देखिए हमने जो एसिटिक अम्ल लिया जो आपका एथिल एसीटेट है इसके भी सांद्रता में परिवर्तन होगा और जो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके भी सांद्रता में परिवर्तन होगा। इसके पश्चात हमारा पोटेशियम एसीटेट और आपका एथिल अल्कोहल 2 मोल प्राप्त हुए। तो हम देख रहे हैं कि जो KOH है इसके भी सांद्रता में परिवर्तन होता है और जो एथिल एसीटेट है इसके भी सांद्रता में परिवर्तन होगा, अर्थात जब दोनों अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार आपका होता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया। चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार आपके जो कोटि की अभिक्रिया आपके मिलते रहेंगे, पंचम कोटि की अभिक्रिया, षष्ठम कोटि की अभिक्रिया, इस प्रकार आपके मिलते रहेंगी। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है सिर्फ शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और इसके लिए हमको समांतरित वेग समीकरण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो हमारा पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो अभी इससे पहले हमने बताया था अगर हम कोई अभिकारक अणु ले रहे हैं तो अभिकारक अणु लिए जो उसके किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन न हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे हमने इसके लिए आपका लिया था H2 प्लस Cl2 और हमारा बना था 2HCl। यह जो अभिक्रिया है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है।
तो हमने बताया था जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसके जो वेग स्थिरांक होगा आपका 0 होगा। तो वेग स्थिरांक हमने बताया था dx/dt। जो वेग स्थिरांक होता है वह अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो जो अभिकारक अणु है इसकी सांद्रता हम लेते हैं A है, इसकी अभिकारक अणु की सांद्रता A है। अब देखिए इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक भी अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मान क्या होगा 0 होगा, अर्थात dx/dt प्रोपोर्शनल टू a के पावर 0। अगर हम dx/dt अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक हमको नियतांक मिलता है। अगर इस नियतांक को हम k ले लें a की पावर आपका 0। अब देखिए कहा जाता है किसी भी राशि के पावर आपका 0 होता है तो उसका मान आपका 1 होता है। तो हो जाएगा आपका dx/dt इक्वल टू k इंटू 1। तो k का गुणा 1 में करेंगे तो आपका k ही प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 1। हम क्या करते हैं समीकरण 1 का समाकलन करने पर समीकरण 1 का हम समाकलन कर दें तो समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो हमको मिलेगा dx/dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/dt इक्वल टू इंटीग्रेशन k। अब देखिए इसको हम क्या कर पक्षांतर कर दें तो dx बराबर k dt या dx बराबर, अब देखिए k आपका कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लें क्योंकि किसी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन या समाकलन नहीं होता है। तो k को हम बाहर करें तो आपका dt। अब देखिए यहाँ पर कोई राशि नहीं है तो इसके लिए इसके आगे हम क्या करते हैं 1 लगा सकते हैं या इसको कहते हैं dx 1 इंटीग्रेशन 1 dx बराबर k इंटीग्रेशन 1 dt। अब ये कहा जाता है कि अगर कोई राशि है अगर उसका उसी के सापेक्ष समाकलन किया जाता है उसका मान वही आता है। अगर देखिए यहाँ पर dx है तो इसका हम x के सापेक्ष समाकलन करते हैं इसका मान x होगा। अगर इसमें देखिए dt है अगर इसका dt के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो इसका मान t आएगा। तो यहाँ आपका x होता है बराबर k। अब देखिए इसका dt के सापेक्ष करेंगे तो t आएगा इंटू t। अब देखिए एक हमको नियतांक मिलता है और नियतांक को हम कहते हैं c और जो c होता है वह तो आपका होता है समाकलन नियतांक। तो हमको मिलता है x बराबर kt प्लस c। अब देखिए तो कहा जाता है यदि x बराबर आपका 0 हो, x मतलब कि अभिक्रिया अभी हमने जो अभिकारक अणु लिए हैं हमने प्रारंभ में सिर्फ लिया है, अभी उसकी अभिक्रिया हमने नहीं कराया है। तो जो समय होगा वह भी हमारा 0 होगा। अगर हमने अभिकारक अणु जिससे हमने H2 और हमने Cl2 लिए, अभी इसकी अभिक्रिया हमने आपस में नहीं करा रहे हैं तो जो x का मान होगा वह 0 होगा। जब अभिक्रिया करेगा नहीं तो आप समय का भी मान क्या होगा 0 होगा। तो अगर अभिक्रिया करेगा तो हमारा 2HCl बनेगा। तो अभी हमने प्रारंभ में सिर्फ H2 और Cl2 लिए हैं तो H2 का जो मान है वह भी 0 होगा और Cl2 का मान भी होगा 0 होगा और इसके मध्य का जो समय होगा वह भी आपका 0 होगा। तो प्रारंभ में x बराबर 0 और t बराबर 0 इसमें रखते हैं तो हो जाएगा x बराबर kt प्लस c। तो x का मान 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c। तो c का मान हमारा 0 मिल जाएगा। तो c का मान हम पुनः क्या है समीकरण इसको समीकरण बना दें समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 से तो मिलेगा x बराबर kt या k बराबर x/t। अब देखिए जहाँ k आपका प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, x आपके प्रारंभिक मूल्यों की संख्या है और t आपका अभिक्रिया के दौरान लिया गया समय है। तो इसमें हमने इस वीडियो में हमने आभासी रेखा अणु कोटि और कोटि के प्रकार पढ़े। तो कोटि प्रकार हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़े। तो इसमें हमारा पहला था शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने समाकलित वेग समीकरण क्या किए जिसका मान हमारा है k बराबर x/t
टी। इसके बाद हमारा आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद।